Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to start the series for CMA final paper number 15 group 3. ओके सो CMA फाइनल का जो पेपर नंबर 15 है उसका मैंने सिर्फ 2 टॉपिक का वीडियोस पोस्ट किया है, दैट इज़ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सिमुलेशन, बट बाकी का जो भी इलस्ट्रेशंस है वो सब पेंडिंग है. तो अभी हम लोग उसका सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे सीरियली कवर हो जाएंगे तो आपको भी स्टडी करने में अच्छा रहेगा. ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज फॉर CMA फाइनल पेपर नंबर 15 ग्रुप 3. कॉस्टिंग का जो पेपर है अपना, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसके रिलेटेड जो भी इलस्ट्रेशंस है वो पूरे हम लोग कवर करेंगे स्टडी नोट वाइज. ओके सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस सीरीज. सो इसमें जो भी स्टडी नोट नंबर 1 है दैट इज़ कॉस्ट मैनेजमेंट, उसमें पर्टिकुलरली ये सब कॉन्सेप्ट्स है. तो हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ के उसके रिगार्डिंग जो भी इलस्ट्रेशंस है वो सॉल्व करेंगे. ओके सो विल अंडरस्टैंड द concept in detail. After that we'll solve the question which are based on this concept. So first concept is life cycle costing. Okay so today we are going to discuss life cycle costing. See, this is the practical subject. So costing is the practical subject. So mostly क्या होता है ना कि जब भी practical subject रहता है तो उसमें हम लोग को ज़्यादातर जो भी इलस्ट्रेशंस है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. तो ये जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना उसका अगर मीनिंग आप लोग को समझ में आया तो उसके ऊपर जो अगर शॉर्ट नोट पूछा रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं. ओके सो इसको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो स्टडी नोट है उसमें इलस्ट्रेशंस भी है और कॉन्सेप्ट्स भी है. तो हम लोग को बेसिकली उसका मीनिंग समझ में होना ही चाहिए क्योंकि एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट हम लोग को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए. हम लोग को वो क्या है उसमें क्या दिया है या फिर वो कॉन्सेप्ट क्या है, किसके रिगार्डिंग है, वो सब पता होना चाहिए. सो बेसिकली अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझ में आया तो दैट्स ओके. बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो उसका मीनिंग समझ में आए तो उसके रिगार्डिंग जो भी थिंग्स है वो हम लोग को धीरे धीरे समझ में आता है क्योंकि उसके ऊपर जो भी इलस्ट्रेशंस दिए हैं वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. ओके सो हम लोग अभी स्टडी नोट नंबर 1 कॉस्ट मैनेजमेंट, उसमें जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ये जो कॉन्सेप्ट दिया है वो अभी स्टार्ट करेंगे. उसके रिगार्डिंग जो भी इलस्ट्रेशंस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज़ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. CMA final paper number 15 study note number 1 that is cost management, in that life cycle costing. Okay so what is life cycle costing? Life cycle costing aims at a cost ascertainment of a product, project etc over its projected life. Okay so basic हम लोग अगर ये डेफिनेशन बोलेंगे तो ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है. इसका मीनिंग क्या है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है कि कॉस्ट एसर्टेनमेंट करना है हम लोग को ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट एक्सेट्रा. मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है जैसे कि प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट है, प्रोसेस है या फिर कोई असेट हम लोग को लेना है तो उसका जो भी कॉस्टिंग रहेगा लाइफ का वो सब इधर इंक्लूडेड होगा. ओके प्रोजेक्टेड लाइफ मतलब जो भी पूरा लाइफ रहता है वो प्रोडक्ट का या फिर वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, पर्टिकुलर प्रोसेस का, पर्टिकुलर असेट का, उसका जो भी होल लाइफ, पूरा जो लाइफ रहता है उसको हम लोग प्रोजेक्टेड लाइफ बोलेंगे. ओके सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एम्स एट अ कॉस्ट ascertainment. ओके सो वी हैव टू ascertain the cost of a particular project, process, product and asset etc over its होल लाइफ. मीन्स उसका जो भी होल लाइफ है, पूरा लाइफ है, उसमें वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए, प्रोसेस के लिए, असेट के लिए क्या टोटल कॉस्ट रहेंगे वो हम लोग को देखना है. फॉर एग्जांपल लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में बेसिकली क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज कॉस्ट. अगर हम लोग का असेट का हम लोग देख रहे हैं सो परचेज कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, आफ्टर दैट स्क्रैप वैल्यू विल डिडक्ट दैट, लाइक दैट. मतलब जो भी उसमें थिंग्स इंक्लूड होंगे, एक्सक्लूड होंगे, वो सब देख के हम लोग को लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करना है. सो वी हैव टू कंसिडर ऑल द कॉस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, project, process, asset etc over its whole life. That costing is called as life cycle costing, which is related to the entire life of that particular product, process, project, asset etc. Okay so पूरे लाइफ का जो कॉस्टिंग होता है उसको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बोलेंगे इन शॉर्ट. ओके
आफ्टर दैट सी हम लोग ने इधर देखा कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हम लोग किस किस का कॉस्टिंग कर सकते हैं. सो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कर सकते हैं, प्रोडक्ट का कर सकते हैं. सो इधर हम लोग को कॉन्सेप्ट दिया है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ओके, सो इधर हम लोग को क्या समझा कि पूरे लाइफ में जो जो भी कॉस्ट रहेंगे उसके रिगार्डिंग जो भी हम लोग एसेटलमेंट करेंगे वो इधर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में. तो उसमें क्या है, प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आता है ना. तो अभी हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग देखेंगे. ओके, सो वी ऑल आर नो नाउ दैट life cycle costing includes cost ascertainment of particular product, project, etc. So we are now going to discuss product life cycle costing. So particular product के लिए क्या क्या life cycle costing, मतलब जो भी उसके एंटायर लाइफ में क्या क्या फेजेस आते हैं, किधर किधर कॉस्ट हम लोग को पुट करना पड़ता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स ट्रेसिंग ऑफ cost and revenues of each product throughout their entire life cycle. Okay, so product life cycle costing में क्या क्या आता है, सब जो भी उसके cost रहेंगे वो, और revenues of each product throughout the entire life of the entire life cycle. Okay, so पूरा से particular एक product है उसका entire life में क्या क्या cost है. Okay, for example abhi see, let's take the example. See, this is the pen, so this is the product, right? So to make this product we need first of all idea generation. Okay, so first of all हमारे दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि हाँ हम लोग को पेन बनाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया जनरेशन होता है. उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या रहेगा, ये पर्टिकुलर पेन बनाने के लिए प्रोसेस क्या रहेगा, तो उसके लिए हम लोग को R&D करना पड़ेगा ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग को अगर उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम लोग कैसे बनाएंगे. ओके, सो पहले हम लोग पूरा हिंदी में समझ लेते हैं ये कॉन्सेप्ट, बाद में मैं इंग्लिश में बोलूँगी. ओके, सो दिस ये जो प्रोडक्ट है उसके लिए हम लोग ने क्या किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट इनकर किया. उसके बाद उसका जो भी प्रोसेस करने के लिए मशीनरी लगेगा, सो मशीनरी का कॉस्ट इनकर हो गया. पावर लगेगा, उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो सब लगेगा. वो सब होने के बाद फाइनली अगर हम लोग का ये प्रोडक्ट बन भी गया तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोग ने प्रोडक्ट बनाया. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. ओके, सो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग को कितने सारे कॉस्ट इनकर करने पड़ते हैं. उसके बाद ये सब सेल होने के बाद हम लोग को रेवेन्यू तो होगा ना, तो कॉस्ट तो हम लोग ने कंसिडर किया, तो वैसे ही हम लोग रेवेन्यू भी कंसिडर करेंगे. जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो, अभी मैंने तो ये एग्जांपल लिया पेन का, वैसे एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकती है. फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप, उन लोग का तो कितने सारे प्रोडक्ट का रेंज है. ओके, तो वैसे ही रहता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उसके लाइफ में, मतलब उसका जो भी एंटायर लाइफ रहेगा वो प्रोडक्ट रेंज का, तो उसमें क्या क्या कॉस्ट आएगा, क्या क्या रेवेन्यूज़ आएगा, वो सब हम लोग को बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में डिस्कस करना है. आई होप आप लोग को इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा. मैं इतना इन डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में ये कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं. तो इसके लिए अगर आप लोग को मीनिंग पता है ना, तो आप लोग आपके ओन वर्ड्स में लिख सकते हो कि हाँ भाई इसमें क्या क्या आता है, उसके फेजेस क्या है, वो सब हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करने ही वाले हैं. बट एटलीस्ट मीनिंग पता होगा आपको, तभी आप लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, इम्पॉर्टेंस लिख सकते हैं. लेकिन मीनिंग ही नहीं पता है तो क्या लिखेंगे ना आगे. इसके लिए मीनिंग पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, इसीलिए मीनिंग में आपको ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ. ओके, सो इंग्लिश में, सी दिस इज़ द प्रोडक्ट. To make this product we required idea generation. Okay, first step is idea generation. So we got the idea that we are going to make the pen, this product, that is pen. Okay, after getting idea generation we require research and development, because we don't know how to make a pen, so we require research and development. If we get the new technology, new ideas, then we'll add all those things in this process of making a pen. Okay, so for that we require research and development cost. Okay, after that we require raw material, then machinery to make this pen, like that, packing and all those costs will incur for making this pen, for production of this pen. So these are the cost, that is research and development cost, then raw material cost, power, machinery, depreciation, maintenance,
वो सब क्या रहेगा, आपका कॉस्ट रहेगा. ओके, सो ऑल दोज आर द कॉस्ट. आफ्टर दैट व्हेन दिस पेन विल बी रेडी, वी हैव टू मेक एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस. If we don't make any advertisement, then people will not get aware about this our production. So we have to incur the selling and distribution, advertisement, all those cost. Okay, so all these costs will include in cost of this product. After that we'll sell this product, then we'll generate some revenue. So we'll consider revenue also. Okay, so product life cycle involves tracing of cost and revenue also of each product throughout the entire life cycle, okay, of that particular product. So this is the meaning of product life cycle. We'll discuss now phases in the product life cycle. जो भी phases रहता है product life cycle का, वो हम लोग discuss करेंगे. सी अभी एग्जाम्पल में हम लोग ने यही प्रोडक्ट लिया है तो उसी के बारे में हम लोग सोचेंगे. सो इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं तो उसके फेजेस क्या रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. कोई भी नई चीज़ अगर हम लोग कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन हम लोग को देना ही पड़ता है. आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन स्टेज ग्रोथ फेज विल बी देयर. सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया तो धीरे धीरे लोगों में उसके बारे में अवेयरनेस होगा. मतलब वो धीरे धीरे वो प्रोडक्ट के बारे में सोचने लगेंगे, उसको परचेस करने लगेंगे. सो धीरे धीरे वो जो प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है उसमें ग्रोथ आने लगेगा. ग्रोथ के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग पहुंच जाएंगे ग्रोथ के बाद, तो उसका मैच्योरिटी लेवल आ जाता है. ओके, उसके बाद क्या होता है, डिक्लाइन होता है. ओके, ये जो फेजेस रहता है वो सिमिलरली हम लोग का जो लाइफ रहता है, मतलब ह्यूमन का जो लाइफ रहता है वैसे ही रहता है. दिस इज़ लाइक अ बर्थ. इंट्रोडक्शन इज़ लाइक अ बर्थ. आफ्टर दैट वी ग्रो, देन दैट इज़ द ग्रोथ लेवल, ग्रोथ स्टेप. आफ्टर दैट मैच्योरिटी. ओके, पहले हम लोग का बर्थ होता है, उसके बाद ग्रोथ होता है. ग्रोथ के बाद हम लोग एक पॉइंट पे हम लोग को मैच्योरिटी आ जाती है. हम लोग मैच्योरली हम लोग बिहेव करने लगते हैं. सो दैट इज़ द मैच्योरिटी. आफ्टर दैट डिक्लाइन मीन्स हम लोग का एज अगर होते जाता है तो हम लोग का कैसे सब एनर्जी वो सब डिक्लाइन होते जाता है ना. सो लाइक दैट वी कैन रिमेंबर दिस फेजेस, दैट दिस फेजेस रिलेटिंग टू द ह्यूमन लाइफ साइकिल. मतलब अपने ह्यूमन का जो भी स्टेजेस रहता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन, एज वाइज डिक्लाइन होते जाता है, वैसे ही हम लोग इसको याद रख सकते हैं. ओके, सो दीज आर द फेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. विल डिस्कस दिस फेजेस फ्रॉम द स्टडी नोट बिकॉज दे हैव गिवन इन अ प्रॉपर वे. सो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड in detail. See, this is the chart. So we'll discuss this now. First of all, introduction stage, then growth, maturity, decline. Okay, so उन लोग ने क्या किया है कि पॉइंट वाइज हम लोग को दिया है कि ये पर्टिकुलर स्टेज में उसका क्या मतलब रहेगा लेवल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल्यूम. ओके, सेल्स का जो भी हम लोग का वॉल्यूम रहेगा वो इंट्रोडक्शन स्टेज में कैसे रहेगा, दैट इज़ लो. ऑब्वियसली एक आध प्रोडक्ट अगर हम लोग ने लॉन्च किया है तो उसको बाकी के जो भी पब्लिक है वो तो आइडेंटिफाई नहीं करती ना. धीरे धीरे पब्लिक में उसका अवेयरनेस होता है, उसके बाद सेल इंक्रीज होता है. सो दिस इज़ द कॉमन सेंस दैट एट द लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन सेल विल बी लो. आफ्टर दैट एट द ग्रोथ लेवल, मतलब थोड़े धीरे कुछ मंथ्स के बाद, ईयर्स के बाद धीरे धीरे ग्रोथ होते जाता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का. सो उसमें क्या रहेगा, सेल्स इंक्रीज होगा, इसीलिए हम लोग उसको ग्रोथ स्टेज बोलते हैं ना. सो राइज इन द सेल्स लेवल at a increasing rate. Okay, at a increasing rate. After that maturity. अभी maturity मतलब क्या, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद सेल है ना राइज तो होता है बट वो डिक्रीजिंग रेट पे, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद जो भी स्टेज है वो क्या है, डिक्लाइन है. ओके, सो आफ्टर द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी डिक्लाइन स्टेज विल बी देयर. सो दैट्स वाई योर सेल विल राइज of that particular product but at a decreasing rate. Okay, after that decline sales level off and then start decreasing. Okay, decline sales level है ना ऑफ हो जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है. ओके, सो दीज आर द स्टेजेस एंड दिस इज द एस्पेक्ट. मतलब ये जो पर्टिकुलर सेल वॉल्यूम है उसके बारे में दिया है कि क्या कौन से स्टेज पे उसका क्या होता है. फर्स्ट स्टेज पे वो लो होता है क्योंकि वो इंट्रोडक्शन स्टेज रहता है.
then rise at a increasing rate, then rise at a decreasing rate, and here start decreasing. okay, लाइकवाइज हम लोग को थिंकिंग करना है बाकी के पॉइंट्स का. सो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, जो भी इंट्रोडक्शन स्टेज रहता है उधर प्राइस हम लोग का हाई रहता है, क्योंकि हम लोग को जो भी कॉस्ट रहता है वो सब हम लोग को रिकवर करना रहता है. ओके, दैट्स वाई द प्राइस विल बी हाई at the point of introduction. See, high levels to cover the initial cost and promotion expenses. Obviously we have to cover all the expenses, that's why the price will be high. After that, retention of a high level price except in a certain cases. okay, ग्रोथ स्टेज पे भी मोर और लेस जो भी प्राइस रहता है वो हाई ही रहता है, बट कुछ अगर सर्टन केसेस रहेगा तो वो केस में हाई लो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, बट बेसिकली क्या रहता है वो कि हाई ही रखते हैं ग्रोथ पे, क्योंकि जितना हम लोग ग्रोथ पे हाई रखेंगे उतना ही हम लोग को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा ना, क्योंकि वो पॉइंट पे क्या है ना, सेल हम लोग का इंक्रीज होता है एट अ इंक्रीजिंग रेट, सो दैट्स वाई प्राइस विल बी हाई. आफ्टर दैट, प्राइस फॉल closer to the cost due to the effect of competition. okay, after this introduction growth we will go at a maturity stage. अभी मैच्योरिटी में क्या होता है ना, हमारे साथ बाकी के भी कॉम्पिटिटर्स होते ही है ना, तो उसमें क्या है ना, हम लोग को कंपटीशन में हम लोग को फेस करना है, मतलब वो जो कंपटीशन है वो फेस करना है, उसके लिए हम लोग को प्राइस थोड़ा कम रखना पड़ता है, नियरेस्ट टू द कॉस्ट, क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो पब्लिक क्या सोचेगा कि बाकी के प्रोडक्ट्स तो है ना कम प्राइस में, तो हम लोग इसको क्यों खरीदेंगे. सो ये पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को जो प्राइस है वो एक रिजनेबल प्राइस इधर रखना पड़ता है एट अ पॉइंट ऑफ मैच्योरिटी. आफ्टर दैट, गैप बिटवीन द प्राइस एंड द कॉस्ट इज फर्दर रिड्यूस. सी, दिस इज द डिक्लाइन स्टेज. सो एट द डिक्लाइन स्टेज द प्राइस शुड बी लोएस्ट. So that's why gap between cost and price is further reduced. Means जो भी प्राइस रहेगा वो नियरेस्ट टू द कॉस्ट, मतलब टोटली इक्वल भी हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम कॉस्ट के लिए, क्योंकि वो टाइम पे क्या है ना, हम लोग का सेल बहुत लो हो जाता है, सो प्रॉफिट का चांसेस बहुत कम होता है. नेक्स्ट, रेशियो ऑफ अ प्रमोशन एक्सपेंसेस टू द सेल. ओके, हाईएस्ट ड्यू टू द effort needed to inform the potential customers, launch the product, distribute to the customer, etc. See, ratio of promotion expenses to the sales means what, हम लोग कितना जो भी प्रमोशन एक्सपेंसेस है वो इनकर्ड करेंगे. अभी इंट्रोडक्शन स्टेज है तो हम लोग को प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा, इसका मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्रमोशन एक्सपेंसेस हाईएस्ट ही होगा, ऑब्वियसली होगा. उसके बाद ग्रोथ स्टेज पे टोटल एक्सपेंसेस रिमेन सेम, while the ratio of selling and distribution overhead to the sales is reduced due to the increase in sales. So at this point the selling and distribution overheads will be lower as compared to the introduction stage, because the people are getting aware about our products, so that's why we'll reduce the selling and distribution expenses, but all other expenses will remain same. Here ratio reaches a normal level of sales, such level normal level becomes the industry standard. okay, so here we have to maintain some proper normal level, because we have to retain in that market. okay, maturity stage पे क्या होता है ना, हम लोग को competition face करना है, जो भी कंपटीशन है वो फेस करके हम लोग को प्रॉफिट उससे अर्न करना है. तो ये पॉइंट पे हम लोग को एक्सपेंसेस ज़्यादा प्रमोशन के लिए इनकर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक को पता है हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में. ओके, सो एट दिस पॉइंट पीपल आर वेल नोन अबाउट आवर प्रोडक्ट, सो दैट्स वाई देर इज़ अ नॉर्मल लेवल ऑफ दिस प्रमोशन एक्सपेंसेस. आफ्टर दैट डिक्लाइन स्टेज, रिड्यूस्ड सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स एज द प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर इन डिमांड, बिकॉज एट द डिक्लाइन स्टेज प्रोडक्ट का जो भी डिमांड रहेगा वो तो नेग्लिजिबल, मतलब पूरा ही कम रहेगा. सो वो पॉइंट पे प्रमोशन एक्सपेंस करके कुछ भी पॉइंट मतलब ही नहीं है. सो ये पॉइंट पे प्रमोशन एक्सपेंसेस बहुत कम होता है, कभी कभी तो नील ही रहता है. ओके, सो एट दिस पॉइंट प्रमोशन एक्सपेंसेस विल बी लोएस्ट और एल्स ज़ीरो. ओके, आफ्टर दैट कॉम्पिटिशन. सी,
इंट्रोडक्शन स्टेज नेग्लिजिबल एंड इनसिग्निफिकेंट। ओके, अभी इंट्रोडक्शन स्टेज पे हम लोग कंपटीशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, क्योंकि हम लोग किसके ऊपर सोचते हैं, हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो पब्लिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल कैसे रहेगा, उसमें क्या क्या नई चीज़ें रहेंगी कि पब्लिक इसको खरीदे, इसके ऊपर हम लोग का ज़्यादा ध्यान रहता है। वो टाइम पे हम लोग कंपटीशन के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ओके, सो एट दिस पॉइंट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट on our product, that people will buy the product because something is special in that product. Okay, so at that point we will not think about competition, so competition will be negligible and insignificant because that will not be important for us, because our focus is to grow the product. After that, at the growth stage, entry of a large number of competitors. See, at the growth stage the the public will be getting aware about the product, so that's why large number of competitors will enter in our product competition. Okay, so ये जो प्रोडक्ट का कंपटीशन रहेगा उसमें लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स का एंट्री धीरे धीरे होने लगेगा ग्रोथ स्टेज पे. ओके, सी at this point also competitors were there, but we were not concerned about the competition at this point. Okay, but here at the growth stage we have to concern about the competition, because we have to face the competition in the market, because our product is growing. After that, see फ्रेंड्स, कंपटीशन यानी कि ये जो वर्ड है उसका मीनिंग है वेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन. ओके, बिकॉज दिस इज द मैच्योरिटी स्टेज, सो एट दिस स्टेज competition will be obviously strong, so we have to face the competition, we have to cover all the cost, we have to reduce the cost, यानी कि selling and distribution cost, maintenance cost, we have to maintain a proper level of cost, and after doing all these things we have to earn a proper profit. So this is the most important stage of that product. After that, start disappearing due to withdrawal of a product. See here, disappearing will start because we have to withdraw the product after some time from the market, because this is the decline stage. Okay, after that, last one is profit. So introduction stage, profit will be obviously nil due to heavy initial cost. Okay, so we have to concentrate on the growth of the product at this stage, so profit will be nil. Here, increase at a rapid pace. So ये जो स्टेज है ग्रोथ स्टेज, उसमें प्रॉफिट इंक्रीज होता है, रैपिडली इंक्रीज होता है, उसी को तो ग्रोथ बोलते हैं ना. सो एट दिस स्टेज प्रॉफिट विल इंक्रीज एट अ रैपिड पेस मीन्स स्पीड. ओके, आफ्टर दैट नॉर्मल रेट ऑफ अ प्रॉफिट सिंस द कॉस्ट एंड द प्राइस आर normalized. Okay, see here, everything will be normal. See, expenses will be normal, after that profit will be normal, but competition will be very strong. Okay, so we have to face the competition at this stage. After that, decline profit due to the price competition, new product, etc. Okay, see, this is the decline stage, so obviously the profit will be less, profit will be reduced. Okay, so decline in a profit due to the price competition, new product, etc. So this is the decline stage, so profit will be less. So this is the proper comparison between all four phases or four stages of that particular product. Okay, if you will understand all these comparisons, then you can write easily this benefits, after that importance, all those questions you can write easily. Okay, अगर आपको ये जो चार्ट है उसमें जो भी कंपैरिजन दिया है वो अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मीनिंग अगर अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप लोग इजीली बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग लिख सकते हैं. उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग ने जस्ट रीड किया ना पॉइंट तो भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. So we are not going to discuss this benefits of product life cycle costing and importance of product life cycle costing, because that is very easy, so you can do it by your own. Now we have to go for illustrations. Okay, see, illustration number 1, Wipro is examining the profitability and pricing policy of a software division. The software division develops a
software package for the engineers. It has collected the data from three of its more recent packages: ECE package for the electrics and communication engineers, then CE package for computer engineers, and IE package for the industrial engineers. ओके, सो इन शॉर्ट हम लोग को क्या विप्रो जो भी कंपनी है उसका जो भी 3 पैकेजेस है उसका डिटेल्स दिया है और कुछ भी नहीं है, बस उतना ही हम लोग को इधर दिया है. सो विप्रो कंपनी इज हैविंग 3 पैकेजेस, दैट इज ECE, CE and IE. The summary details on each package over their 2-year cradle to grave a product lives are. It means 2 years का डेटा दिया हुआ है. पैकेज का नाम है, सेलिंग प्राइस है, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. सो दिस इज़ ईयर 1, दिस इज़ ईयर 2. ओके, तो हम लोग को क्या सेलिंग प्राइस दिया है, यूनिट्स दिया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ईयर का हम लोग को सेल मिलेगा. ओके, सो विल गेट द सेल फॉर both the years after multiplying this. Assume that no inventory remain on the hand at the end of year 2. Wipro is deciding which product line to emphasize in its software division. Okay, in the past 2 years the profitability of this division has Wipro is particularly concerned with the increase in the research and development cost in several of its division. An analyst at a software division pointed out that for one of the most recent package, i.e. major efforts have been made to reduce the research and development cost. So ये सब क्या है ना, बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो पर्टिकुलर पैकेज के बारे में वो सब हम लोग को दिया है. सो IE जो पैकेज है ना वो क्या है ना, उसने ज़्यादा एफर्ट्स लिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करने में. ये हम लोग को कुछ भी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, बस ये हम लोग को न्यूमेरिकल डेटा जो भी है वो ज़्यादा रिलेवेंट है. उसके बाद हम लोग को पूरा ऐसे प्रिपेयर करके लिया है. सी Amit, last week, Amit, the software division manager, decided to use the life cycle costing in his own division. He collected the following life cycle revenue and cost information for the packages. Okay, ये जो क्वेश्चन है वो दिखने में ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जब भी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बहुत ईजी है. बस हम लोग को ये क्या है ना, कॉस्टिंग में हम लोग को समझ में आना चाहिए कि क्या करना है, तभी हम लोग इजीली कर सकते हैं. क्वेश्चन का जो भी आंसर है उसका मेथड है वो सिंपल होता है, लेकिन हम लोग को समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या करना है. ओके, सो ये जो सॉफ्टवेयर डिवीजन मैनेजर है उसने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग उसको करना है, यूज़ करना है, तो उसके बारे में जो भी लाइफ साइकिल रेवेन्यू एंड द कॉस्ट है वो हम लोग को ईयर वाइज एंड पैकेज वाइज दिया हुआ है. सी रेवेन्यूज इट मीन्स सेल्स, सो सेल्स इज गिवन. आफ्टर दैट कॉस्ट, उसमें जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वो सब दिया है. सी ये जो सेल है ना, हम लोग को ये जो टेबल दिया है उसमें से ही उन लोग ने कैलकुलेट करके दिया है. चाहिए तो आप लोग चेक कर सकते हो. 250 मल्टीप्लाइड बाय 2000 करो तो उसका जो भी फिगर है 5 लाख वो मिल जाएगा. 250 मल्टीप्लाइड बाय 8000 करो तो ईयर 2 का भी हम लोग को फिगर मिल जाएगा 20 लाख. सो वो जो फर्स्ट टेबल है उसमें से ये सब फिगर्स लाया हुआ है. सो दे हैव कैलकुलेटेड दिस सेल्स फिगर्स फ्रॉम दैट फर्स्ट टेबल. ओके, सो वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन regarding year 1 and 2 and particular package. Present a product life cycle income statement for each software package. Which package is most profitable, which is least profitable. Okay, so basically we have to prepare a life cycle income statement and we have to show that which product is most profitable and which product is least profitable, यानी कि लॉस मेकिंग हो सकता है. How do 3 packages differed in their cost structure? Okay, the percentage of total cost in each category. So we have to show the percentage of a cost in each category package wise. Okay, so let's start. हम लोग को क्या बनाना है, तो product life cycle income statement we have to prepare. For that we have prepared this format. We'll use this format for the answer. Life cycle income statement. See, format is too large, so that's why we'll convert the अमाउंट्स इन दिस थाउजेंड्स. मीन्स जो भी अमाउंट रहेगा उसको हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग इधर ऊपर लिखते हैं ना शॉर्ट्स में कि हम लोग ने वो कन्वर्ट किया हुआ अमाउंट है.
ओके चाहिए तो आप लोग जो अमाउंट्स आएगा वो वैसे ही रखे तो भी चलेगा. ओके सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेज ECE year 1 2. After that we'll take a total and then we'll find out the percentage. Okay, we have to compare all the cost with the sales. मतलब जो भी परसेंटेज हम लोग फाइंड आउट करेंगे इधर वो सब सेल्स से कंपेयर करके आया हुआ रहेगा. ओके सो लेट्स स्टार्ट फॉर द पैकेज ECE. See, we have to write all the figures as it is in year 1 and 2. ओके लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे अमाउंट लिख रहे हैं. मतलब ये जो भी 5 लाख है उसको अगर हम लोग ने डिवाइड किया 1000 से तो कितना आएगा 500. ओके आपको चाहिए तो जैसे अमाउंट है वैसे भी लिख सकते हैं लेकिन उधर स्पेस कम है तो इसके लिए हम लोग उसको कन्वर्ट करके लिख रहे हैं. सो सिंपली वी हैव टू reduce 3 zeros from each number. Okay so first of all revenue for year 1 it will be 500. After that for year 2 it will be 2000. Okay see 30 then 500 na here 30 it will be 2000. Like that I'll write all the amounts. After that research and development it will be 700 here dash then 115 and 85. After that 25 and 275 then 160 340 then 15 60 then 50 and 325. Okay so I have written all the amounts. After that we'll take the total. Okay so total sale year 1 and 2 का मिला के कितना रहेगा इन दोनों का total that is 2500. Okay here it is 0 then total will be only 700. After that 115 plus 85 it is 200. After that 25 plus 275 300. Then 160 plus 340 it is 500. Then 60 plus 15 it is 75. Then 325 plus 50 375. Okay simply we are taking total of year 1 and 2. After that we have to find out the percentage. Okay so परसेंटेज करने के लिए हम लोग कंपेयर करेंगे सेल्स के साथ. मतलब इधर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा 100%. ओके सेल विल बी 100% एंड विल कंपेयर द कॉस्ट विद दिस सेल. ओके सो इधर अभी हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट कंपेयर कर रहे हैं. सो टोटल हम लोग को देखना है. ओके सो टोटल कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज 700. we have to find out the percentage so that's why 100 will multiplied by 100. Okay so 700 multiplied by 100 divided by this total sales that is 2500. So we'll get the percentage that is 28. Okay 28%. Like that we have to find out all the percentage. So his 200 multiplied by 100 divided by this 2500. Okay so we'll get 800. After that 300 multiplied by 100 divided by 2500 will get 12%. Then next 500 multiplied by 100 divided by 2500 it is 20%. Next 75 multiplied by 100 divided by 2500 it is 3. Then 375 multiplied by 100 divided by 2500 so it is 15. Okay it is 15. After that we have to take the total of this cost only. See total cost na so we have to take the total of year 1 year 2 this total column and after that we'll find out the percentage. Okay so first of all 700 plus 115 plus 25 plus 160 plus 15 plus 50. Okay so year 1 का total cost है 1065. Okay 1065. After that year 2 का total 85 plus 275 plus 340 plus 60 plus 325 so total is 1085. After that total column का total 700 plus 200 plus 300 plus 500 plus 75 plus 375 so total is 2015.
सॉरी 2150. ओके, टोटल इज 2150. अभी हम लोग को परसेंटेज फाइंड आउट करना है. सो 2150 इज द टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल सेल. टोटल सेल इज 2500. सो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इज 86%. 86%. परसेंटेज हम लोग ने ऊपर लिखा है, सो हम लोग इधर नहीं लिख रहे. 86%. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑल्सो. सो we have to find out the total profit directly. Okay, so 2500 was the total sale minus total cost is 2150. So profit is 350. So profit is 350. Okay, let's take the percentage. So 350 multiplied by 100 divided by 2500, that is total sale. So we'll get the percentage of profit, that is 14%. 14% is the profit. Okay, so we have completed for the package ECE. Like that we have to complete for CE and IE. Let's start. First of all, year 1 it is 600, 900. सब जगह पे हम लोग को 3 zeros कैंसिल करके लिखेंगे ताकि हम लोग को कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. ओके, सो 600, 900 वॉज द सेल. आफ्टर दैट 450, देन डैश, देन 105, then 15, then 110, then 100, then 150, 120, 24, 36, here 45 and 105 and 105. Okay, so let's take total. See, 600 plus 900, it is 1500. Okay, here 450 will be the total. Here 120 will be the total. Here 220 will be the total. Here 270 will be the total. Here 60 will be the total, and here 150 will be the total. Okay, now we have to find out the percentage. So सेल्स का परसेंट हम लोग को पता है 100 ही रहेगा. उसके बाद के जो भी परसेंटेज है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सो 450 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय दिस 1500. सो परसेंटेज दैट इज 30%. ओके, here 120 multiplied by 100 divided by sale, that is 1500, 8%. Okay, see, next 220 multiplied by 100 divided by 1500, so this is 14.67. so we'll round up to 14 only. Okay, so we'll round up to 14. After that 270 multiplied by 100 divided by 1500, that is 18. Next 60 multiplied by 100 divided by 1500, that is 4. Next 150 multiplied by 100 divided by 1500, it is 10. Okay, so it is 10. After that we have to take the total of all the cost. See, total cost. So cost of year 1, cost of year 2, this total column, and then we'll take the percentage. So first of all 450 plus 105 plus 110 plus 150 plus 24 plus 45. So total is 884. After that here 15 plus 100 plus 120 plus 36 plus 105. So total is 376. 376. See, here was the total, that is 210. Okay, by mistake I wrote 220. So 210 multiplied by 100 divided by 1500. So exact 14% is there. After that we'll take the total of all this cost. So 1260. Okay, 1260 is the total cost. Let's take the cost percentage. So 1260 multiplied by 100 divided by 1500, that is 84%. 84%. So let's find out the profit. Total sale, that is 1500 minus this total cost 1260. So profit is 240. Okay, so profit is 240. So 240 is the profit multiplied by 100 divided by total sale. Total sale is 1500. So percentage, that is 16. Percentage, that is 16. Okay, like that we'll complete for IE. First of all, amounts of sale, that is 1000. After that 600 for year 2. Then next is 240, then dash, then 76, then 20, then 165, then 43, then 208,
then 240, then 60, 36, 220 and 388. 388 is the amount. Okay, after that we'll take the total. So here total will be 1600, total sale 1600. Here total will be 240. Here 96 will be the total. Here 165 plus 43, 208. Here 448. Okay, here 96 will be the total, and here 388, sorry, 220 plus 388, total will be 608. 608 will be the total. Okay, after that we have to find out the percentage. See, sale is there, so 100% will be there. After that, cost, that is 240 multiplied by 100 divided by sale is 1600. So percentage will be 15%. Okay, 15%. After that, 96 multiplied by 100 divided by 1600, it is 6%. After that, 208 multiplied by 100 divided by 1600, that is 13. After that, 448 multiplied by 100 divided by 1600, it is 28. Okay, after that 96 multiplied by 100 divided by 1600, it is 6%. After that, 608 multiplied by 100 divided by 1600, that is 38%. 38%. Okay, after that we have to take the total of cost, because we require total cost. So year wise हम लोग cost का total निकालेंगे, बाद में total column का total, and then percentage of cost. So let's start. First of all, 240 cost, then plus 76 plus 165 plus 208 plus 60 plus 220. So total is 969. 969 is the total. After that, 20 plus 43 plus 240 plus 36 plus 388, 727. Okay, after that this total column total 240 plus 96 plus 208 plus 488 plus 96 plus 608, 1696. 1696. Okay, so this is the total cost. After that we have to find out the percentage. So total cost is 1696, that is 1696 multiplied by 100 divided by total sale, that is 1600. So we got the percentage, that is 106. Okay, so 106. इधर कॉस्ट का परसेंटेज ज़्यादा है सेल्स से, इसका मतलब इधर लॉस रहेगा. सो विल फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस. सी, दिस इज 1600, दैट इज सेल, minus cost is 1696. So here we are getting loss of 96. Loss of 96. Okay, let's find out the percentage. So 96, that is loss na, so minus multiplied by 100 divided by this sales, that is 1600. So percentage of loss is 6%. Percentage of loss is 6%. Okay, so here we have completed the life cycle income statement. So question was, we have to prepare the life cycle income statement, and we have to give the answer of most profitable package and least profitable package, and we have to find out the percentage. टोटल कॉस्ट वाइज कॉस्ट स्ट्रक्चर में परसेंटेज हम लोग को देना था. सो वी हैव प्रिपेयर हियर लाइफ साइकिल स्टेटमेंट, वी हैव गिवन ऑल द परसेंटेज ऑल्सो. नाउ वी हैव टू टेल most profitable package and least profitable package. See, 350, these are the profits. So 350, 240 and here loss is there. So most profitable package is ECE. Okay, most profitable package is ECE. After that, least profitable package. See, loss is there. So this is the least profitable package. So this is the least profitable package, that is IE. That is IE. Okay. So here we have given all the answers of illustration number 1. See, illustration number 1 में जो भी सब क्वेश्चन पूछे थे उसका जो भी आंसर्स है वो सब हम लोग ने दिया है. So here we have completed illustration number 1. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please stay connected with my channel.
by subscribing the channel, because we'll solve all the illustrations of costing. So please stay connected. So please subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.